लड़की वहाँ से चली जाती है, दीपांजलि वहाँ से चली जाती है अकेले, और घर पर जो उसने फ्लैट लिया हुआ वहाँ पर एक लेटर छोड़ कर चली जाती है कि मैं आपके जीवन से जा रही हूँ, मैं आपकी लाइफ के लिए, आपने ठीक ही कहा, मैं आपकी लाइफ के लिए नहीं हूँ, मैं आपकी लाइफ में की तरक्की में क्यों रुकावट बनूँ, मेरा आत्मसम्मान मेरे साथ है, आपका आत्मसम्मान आपके साथ है, मैं अलग जा रही हूँ अपने उसी दुनिया में, अपने चौल में। वो चली जाती है। और जब हीरो अर्जुना वहाँ पहुँचता है तो वो उसको अनग्रेटफुल पाता है इस चीज़ को, ये लेटर पढ़ के। अनग्रेटफुल मतलब कि यार ये तो थैंकफुल नहीं निकली, जरा भी इसको मैंने गाड़ी दी, घर दिया, शादी कर रहा था। और ब्रोकर की वो जो रात उसने अपने घर पे बातें कही थी, वो आधी बातें उसको और कह देता है, उसको नहीं, मतलब वहाँ पर उसके पीठ पीछे, कि ये ऐसी है, वाकई उसने सही कहा था ब्रोकर ने, एक जाती है दूसरी आती है, पैसे के लिए रात बिताने के लिए रहती हैं ऐसी लड़कियाँ। हीरो कुछ ही दिनों में दोस्तों बहुत और अमीर हो जाता है, और जो ब्रोकर होता है वो उसको अपने जैसे अच्छा ये बात बता दूँ, ब्रोकर 2 ब्रोकर होते हैं, वो पार्टनर, वो अपने 2 जैसे 2 ब्रोकरों से और मिलवाते हैं, सेम डील कि हमारा पैसा भी लगाओ और 25% आपको मिलेगा। एक तरफा बाजार में तेज़ी आ रही होती है, एक तरफा तेज़ी आ रही होती है, 100 करोड़, उसके बाद 150 करोड़, अखबारों में उसका नाम आ जाता है। हीरोइन को, ये दीपांजलि को बुरी तरह बिल्कुल भुला चुका है। वो अपनी लाइफ चौल में जाकर जी रही है, उसी मौसी के कमरे में, और दुखी है, मन दुखी हो गया ना। वो तो लड़कियां तो दिल से चाहती हैं। तो जब उसका अखबारों में दोस्तों नाम आ जाता है 150 करोड़ क्लब में, तो वो सेलिब्रेशन पार्टी देता है ताज में, क्योंकि उसको तो अंदर से खुजली मच रही थी ना कि मैं ताजमहल में होटल में कोई पार्टी दूं। अभी तो लड़ाई हुई थी ब्रोकर एसोसिएशन में, ना तो सगाई उसकी हुई ना शादी उसकी हुई, तो ताज में पार्टी देता है दोस्तों। और वहाँ पे अनाउंस करता है कि अब मैं खुद एक ब्रोकर बनने वाला हूँ, नया ऑफिस मैंने ख़रीद लिया है, और NSC का कोड होता है डायरेक्ट ब्रोकर, मेन ब्रोकर बन गया हूँ मैं, जो 5-6 करोड़ का आता है, शायद 10 करोड़ का, वो मैंने कोड ख़रीद लिया है। वो उसकी सक्सेस के बारे में पढ़ती है, फिर उससे कुछ सीन दिखाए जाएंगे बॉस के साथ, ठीक है ना। तो बॉस वो उसको यही समझाता है कि उससे अलग होने का अफसोस मत करो, एक ना एक दिन तो तुम्हारा उसके साथ ही ऐसा होना ही होना था। अब उसके उस ब्रोकिंग ऑफिस का ग्रैंड मुहूर्त होता है, एक बड़ा मुहूर्त, क्योंकि छोटा ब्रोकर तो रहा नहीं दोस्तों, वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। और मैं ना इसमें डीप में नहीं जा रहा, आपको ऐसा लगे कि ये शेयर बाजार पर आधारित फिल्म है, ऐसा नहीं है, डीप में मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। तो एक ग्रैंड मुहूर्त होता है, और वो वहाँ पर वो जो उसकी सारी स्कीमें थी ना, आपको याद हो, डिस्काउंट की स्कीम, ज़्यादा खरीदो एक बार में शेयर, ज़्यादा बेचो, डिस्काउंट ब्रोकरेज, वो सब स्कीम वो वहाँ पे लागू कर देता है। कस्टमर्स का जब वो वहाँ पे फुटफॉल देखता है पहले ही दिन, कि कस्टमर उसका नाम पढ़कर, वो एक नाम बन जाता है अर्जुन अपने आप में, तो उसका नाम पढ़ पढ़ के जब आते हैं, तो वो वहाँ पर म्यूचुअल फंड और चिट फंड का रजिस्ट्रेशन भी अप्लाई कर देता है। अब वो डेली बढ़ता जा रहा है दोस्तों, एक तरफ वो उसके पैसे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। सोसाइटी में, न्यूज़पेपर में, हर जना उसको एडमायर करता है, सम्मान करता है, हाँ ये जो कहता है वो ठीक कहता है। रिस्की डिसीजन है लेकिन ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ रोल इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। उसके 3 असिस्टेंट होते हैं, 2 लड़के 1 लड़की, जो बहुत ही उसको हमेशा सही राह दिखाएंगे। ये वाले जो है ना, ये रेड फिल्म में थे। मैं चाहता हूँ ये रोल आप निभाएं मेन असिस्टेंट का। 3 असिस्टेंट, 2 लड़के 1 लड़की, इनका नाम है अमन। एक दिन दोस्तों क्या होता है कि ये अर्जुना जो है बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन खरीदनी शुरू कर देता है, और 2 दिन बाद ही नेक्स्ट डे ही अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव है। तो वहाँ पे दो ही राष्ट्रपति होते हैं कि भाई या तो ये बनेगा या ये बनेगा। तो एग्जिट ओपिनियन पोल आए कि भाई कौन बनेगा, ओपिनियन क्या है वहाँ के लोगों की। तो पता लगा 51% एक तरफ जा रहा है, 49% एक तरफ जा रहा है। अब वो इतना अमाउंट भर लेता है, इतनी बड़ी पोजीशन भर लेता है। वो 250 करोड़ का आदमी होता है, ठीक है, लेकिन वो पोजीशन बना लेता है, 5000 करोड़ रुपए के शेयर खरीद लेता है। 5000 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे जा सकते हैं, मार्जिन देकर शेयर बाजार में इतने पैसे खरीदे जा सकते हैं, इतने शेयर्स। अमन अपने स्टाफ के साथ आता है कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, यदि बाजार कल को 5% भी गिर गया, 5% 5000 करोड़ कितना होता है, 250 करोड़, हमारी सारी कैपिटल खत्म हो जाएगी, हम जीरो हो जाएंगे। आप ऐसा मत ना करो, आपने कुछ ज़्यादा पोजीशन बना ली है। वो कहता है अरे मैंने सारे पैसे ऐसे ही तो बनाए हैं, तुम्हें कुछ नहीं पता। कहता है सर वो जब बनाए थे तब बनाए थे, अब राष्ट्रपति का चुनाव वहाँ सामने खड़ा हुआ है, और 49 वाला यदि जीत गया, जिसके पक्ष में 49 है, 49% ओपिनियन पोल है, यदि वो जीत गया, वो प्रो इकोनॉमी नहीं है, यानी वो इकोनॉमी के फ़ायदेमंद वाला व्यक्ति नहीं है, वो लोगों के हित वाला व्यक्ति है, बाजार गिर जाएगा सर। वो कहता है नहीं। 3 बजे वो फिर जाता है एक बार उसको समझाने, सर देखो अमेरिका का शेयर बाजार है धीरे धीरे गिरना शुरू हो चुका है,
वहाँ का शेयर बाज़ार पागल नहीं है, उन्हें पता लग गया है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आप अपनी 50% पोजीशन काट लो हमारे कहने से, 5,000 करोड़ में से 2,500 करोड़ के शेयर बेच दो, कल को कुछ 19-20 बात हो गई, हम बचे तो रह जाएंगे। वो कहता है ठीक है काटो। इससे पहले उसके चारों ब्रोकर जो थे वो उसको फ़ोन करते हैं, हाँ भाई क्या लग रहा है बाज़ार, वो कहता है खरीदो। वो कहते हैं कि मैं इनसे क्यों खरीदवाऊँ, इससे क्यों 25% प्रॉफिट है, इस बार हम खुद ही खरीदेंगे। दोस्तों वो भी यहाँ तक माल भर लेते हैं, ये खरीद, ये खरीद, ये खरीद, ये खरीद। अब जैसे ही हीरो उसको ऑर्डर देता है अमन को कि हाँ भाई पोजीशन काटो, तो वो एकदम से एक सीन दिखाया जाएगा, वो सारे डीलर्स को इकट्ठा करेगा, ऑपरेटर्स, हाँ भैया तुम ये काटो, तुम ये कट करो, तुम ये कट करो, तुम ये कट करो। 2,500 करोड़ के शेयर कोई आम बात तो है ही एकदम से काटने। और वो चुपचाप से, कि कल को कहीं कोई मंदी ना हो जाए तो उसके लिए कुछ चीज़ें वो खरीदनी शुरू कर देता है, पुट कहते हैं उसको। वो अपने आप को बचाने के लिए मंदी खेलनी शुरू करता है। बाकी 2 असिस्टेंट कहते हैं क्या कर रहा है, बोले जो होएगा देखा जाएगा, मैं जब तक इस संस्था यहाँ इस कंपनी की लूँ इसके लिए मैं लॉयल रहूँगा। अब दोस्तों सुबह अगले दिन 7 बजे, जब भारत में 7 बजे हैं, तो वहाँ पे अमेरिका का रिजल्ट आ जाता है और वो 49% वाले जिसकी उम्मीद थी वो जीत जाता है और अमेरिका का बाज़ार 15% डाउन दिखाया जाता है। एक हमारा, मैं अब नाम नहीं लेना चाह रहा, NS जैसे हमारा शेयर बाज़ार है तो आपने नाम तो सुने ही होंगे, सेंसेक्स, निफ्टी। तो निफ्टी सुबह सुबह दिखाई जाती है, विदेशी निफ्टी, कि वो निफ्टी जो है 15% डाउन है। अब ये तो हड़कंप मच जाता है, मीटिंग बुलाई जाती है ऑफिस में तुरंत कि भाई क्या करना है इमरजेंसी में। और वो कहता है अमन अपने दोनों उनसे असिस्टेंट से, मैंने सर से पहले ही कहा था यदि ये पोजीशन काट लो, जीत गया तो क्या होगा, एक दिन नहीं करेंगे सट्टा तो क्या फ़र्क पड़ गया। अब बस मैं तो ये चाहता हूँ पोजीशन हम काट लें किसी तरह, और जो लोगों के शेयर्स हमारे पास पड़े हुए हैं हमें वो ना बेचने पड़ जाएं डिफरेंस देने के लिए। जो और उनके क्लाइंट्स हैं हमें उनका माल ना बेचना पड़ जाए अपना लॉस पूरा करने के लिए, वरना हमारा कोड मेंबरशिप ही बंद हो जाएगी NSE की। देखिए बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ, हम तो जानते हैं इन चीज़ों को। दोस्तों बाज़ार खुलता है 9:15 बजे, वही 10% सीधा नीचे। 10% का ही काम था उसके पास, वो था मार्जिन लेके चल रहे थे, सब कुछ उसका जो उसने 250 करोड़ कमाया सब स्वाहा, और वो तो फ्रीज हो जाता है बिल्कुल अर्जुना। और अमन उससे पूछता है सर मुझे क्या करना है जल्दी बताओ, नहीं समझ आ रहा, जो ठीक लगे वो कर लो। वो किसी भी तरह उसकी सारी पोजीशन काटता है, और मैंने आपको बताई थी वो मंदी खेल के जाता है, तो जब मंदी खेल के जाता है तो वो उसमें से कुछ पैसे बचा लेता है। खैर वो उसको 5 करोड़ रुपये बचा कर देता है, केवल 5 करोड़ रुपये, सब कुछ ख़त्म हो गया उसका। दूसरी तरफ जो उसके ब्रोकर दोस्त हैं उन्होंने भी इतनी पोजीशन बना रखी थी, वो तो चुपचाप जो उनके क्लाइंटों के शेयर होते हैं ना, जो डिलीवरी लेके बुजुर्ग लोग 20-20 साल के लिए छोड़ देते हैं, वो शेयर भी बेच देते हैं अपने आप को बचाने के लिए, लॉस पूरा करने के लिए। अब दोस्तों वहाँ तो भयंकर पैनिक है उन चारों ब्रोकरों के, वो भी पूरी तरह पसीने में डूबे हुए हैं। अब वो अर्जुना से मीटिंग से पहले एक सीक्रेट मीटिंग रखते हैं कि हम अर्जुना को ये नहीं बताएंगे हमने शेयर्स जो हैं बेच दिए। 5 की इमरजेंसी मीटिंग होती है। और दोस्तों इन जानबूझकर मैं ना इन 5 का नाम A से रखना चाहता हूँ ताकि हम इसको 5A कह सकें। ऐसा होता है 4R, जैसे आपने कभी सुने हो, जो जानने वाले होंगे उनको पता होगा, हम इसको कहेंगे 5A, अर्जुना और A, इस तरह से 5A। और ये प्लान करते हैं कि अभी तो हमारी बात छुपी हुई है, हम 3 स्कीम्स जो हमारी हैं वो 3-4 तुम्हारी वाली अर्जुना वो लाते हैं, इकट्ठी करके लाते हैं मिलके। ओके, इसी दौरान उसका मैंने आपको बताया था वो रजिस्ट्रेशन करता है चिट फंड का, म्यूचुअल फंड का, वो सब उसके रजिस्ट्रेशन आ जाते हैं और वो अप्रूव भी हो चुके हैं। अमन और उसके एनालिस्ट दोनों दोस्त 3 जने फिर एडवाइस करते हैं सर अकेले चले जाओ, साथ में मत ना करो। दूसरी तरफ एक छोटा सीन दिखाया जाएगा बॉस का और लड़की का। बॉस कहता है कि भाई उसको तो शायद लॉस हुआ होगा, तेजड़िया है। वो कहती है नहीं सर अब तो उसको समझाने वाले बहुत आ गए हैं, बड़ी फर्म खोल ली है, बड़ी कंपनी है, बच गया होगा शायद। खैर बहुत बड़े धमाके के साथ वो मीडिया में वो तीनों स्कीम लॉन्च कर देता है। क्या 100 रुपये रोज़ दो, महीने में 3,000, जो प्रॉफिट आएगा 15% हमारा, या 100 रुपये रोज़ दो, 15% हमसे फिक्स ले लो FD के तौर पे, बाकी प्रॉफिट हमारा। और तीसरी स्कीम चिट फंड कमेटी जिसको बोलते हैं। लेकिन सबके दिमाग में बेईमानी भरी हुई है दोस्तों कि ये जो पैसे आएंगे पैसे हम शेयर बाजार में लगाएंगे, चिट फंड के पैसे भी गरीबों का उल्लू बनाएंगे, बेवकूफ़ बनाएंगे। तीनों एनालिस्ट जो हैं उसको फिर एडवाइस करते हैं सर बड़ी मुश्किल से तो यहाँ अब बचे हैं, ऊपर वाले ने हमें एक मौका दिया है, किसी तरह हमारे 5 करोड़ रुपए बच गए हैं, आप ऐसा मत कीजिए, उन्हें फुल अथॉरिटी मत दीजिए, उन चारों ब्रोकरों को हमारे नाम पे पैसा आ रहा है, कल को कुछ बात हुई तो हम फंस जाएंगे। वो कहता है नहीं नहीं, हम सबको एक दूसरे के नाम की ज़रूरत है। वो सेक्रेटरी जो है लड़की, वो अब भी इसके पीछे पड़ी हुई है, वो अब भी इसको घास नहीं डालता।
अब बाज़ार तो गिर के फिर चढ़ना शुरू हो जाता है बाज़ार, तो क्योंकि अंत में चढ़ता ही है, लॉन्ग टर्म में चढ़ता है। तो वो ना जब उनकी पोजीशन बढ़ रही होती है तो वो आम आदमी को बुलाते हैं, वेजिटेबल वाले को, फ्रूट्स वाले को, है ना, डेयरी वाले को, पाव भाजी वाले को, आओ देखो तुमने हमें जो पैसे दिए तुम्हारे कैसे बढ़ रहे हैं। आम आदमी बड़े खुश हो जाते हैं। तीनों एनालिस्ट फिर एडवाइस करते हैं कि सर हमें ऐसा लग रहा है कि जो पार्टनर्स जो हैं इतना माल खरीद रहे हैं, किसी दिन 5% भी बाज़ार फिर गिर गया तो सारे पैसे उड़ जाएंगे और पैसे हमें देने पड़ेंगे, लोगों ने हमारे नाम पे पैसे दिए। अब दोस्तों फील करके देखना, लड़की के ऑफिस में जो स्टाफ है वो भी अर्जुना के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो नहीं करेगी क्या इन्वेस्टमेंट? वो कहती है नहीं, मैं ऐसे रिस्की कामों में मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करती। तो आपस में कहते हैं ये तो पर्सनल, अपनी ना लड़ाई को पर्सनल लेकर बैठ गई है, इसे कुछ नहीं पता है पैसे कैसे बनते हैं। चारों पार्टनर जो ब्रोकर थे वो झूठे अकाउंट बना लेते हैं चिट फंड के। चिट फंड क्या होता है मैं दोबारा समझाता हूँ कि हर जना जैसे 1,000 रुपये देगा, 100 जनों ने 1,000 रुपये दिए, 1,00,000 रुपये इकट्ठे हुए तो 1,00,000 रुपये 4 जनों में ब्याज पे बांट दो। ये एक तरह का मोटा मोटा चिट फंड है। तो वो क्या करते हैं, वो फर्जी चिट फंड के वो बना देते हैं, ये भी पैसे तो आए नहीं और वो उनके नाम पे पैसे भेज देते हैं। अब खुद ही पैसे ले लेते हैं। देखो उन्हें तो पैसे दिए नहीं आम लोगों को, खुद ही वो पैसे रख लिए शेयर बाजार में लगाने के लिए, दे देंगे इनको। अब दोस्तों इस सफलता के बाद हीरो प्लान करता है 5,000 करोड़ का आईपीओ। वो कहता है मैं एक बहुत बड़ी और कंपनी बनाऊंगा, अभी तो मेरा एक ब्रोकिंग ऑफिस है मुंबई में, और मैं सारे देश भर में अपनी ब्रोकिंग के ऑफिस खोलूंगा। इसके लिए मुझे लोगों से पैसे चाहिए। आईपीओ सबको पता है आईपीओ क्या होता है अब तो 5,000 करोड़ का आईपीओ लाता। और अरे ऐसी लाइन लगती है उसके आईपीओ भरने के लिए, लाइन लग कर वो लोग अपने फॉर्म भर रहे हैं, वो सेबी में अप्लाई कर रहा है, ठीक है। और फिर वो रिंग बजती है, वो एक दिन लिस्ट होते हैं शेयर। इस दौरान दीपांजलि कहती है अपने बॉस से सर आप नहीं लगाएंगे पैसे, सब लोग लगा रहे हैं। तो सर उसको फिर एक बात कहते हैं, उसका बॉस, उसकी तो आदत है ना ऐसी बात बोलने की, जो लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाते हैं बिना किसी सावधानी, बिना किसी रिस्क मैनेजमेंट के, बिना किसी उसूलों के, उनका बोल बोला एक न एक दिन फूट जाता है। वो कब फूटेगा वो तो ईश्वर जाने या वक्त जाने। उसने तो एक डायलॉग मार दिया। अब उसका शेयर लिस्ट हो जाता है, शेयर लिस्ट होता है फिर साए साए करके ऊपर, और 5,000 करोड़ रुपए दोस्तों उसके पास आ जाते हैं। वो इसकी फिर एक सक्सेस पार्टी देता है उसी ताजमहल होटल में। अब दोस्तों यहाँ आ गया फिल्म का क्लाइमैक्स। लंबी तो हो गई है थोड़ी सी, सॉरी, मज़ा आ रहा है पर मुझे उम्मीद है आपको। अब फिल्म का यहाँ पे क्लाइमैक्स आ रहा है। मैं आपको बताना भूल गया था फिल्म का इंटरवल कहाँ आएगा। फिल्म का इंटरवल आएगा जब वो एक ही दिन में 12 लाख रुपए कमा लेता है, या ताजमहल होटल के बाहर उसकी बेइज्जती हो जाती है। इन दो जगह में से एक जगह हम इंटरवल लाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब वहाँ पर वो पार्टी होती है, वो ताजमहल होटल में पार्टी रखता है। यहाँ पे दोस्तों अब क्लाइमैक्स आ गया है, ठीक है। और क्लाइमैक्स भी है आधे घंटे का, बहुत मजा आने वाला। आपने सोचा भी नहीं हो, कल्पना भी नहीं करी होगी कल्पना कि ये क्या होगा। आप तो सोच रहे होंगे बस ताजमहल होटल के आगे जो इंसिडेंट हुआ वो उल्टा हो जाएगा, अब इसके साथ हो जाएगा। बहुत कुछ होने वाला है दोस्तों। अभी तो बैठे रहो, दोबारा देख लेना, चाहे इसको लंबी हो रही हो तो छोड़ना मत प्लीज़, ठीक है। तो उसकी वही एस क्लास गाड़ी, एक कपल होता है मिडिल क्लास, वो भी अपना वो वहाँ पे अपना फ़ोटो खिंचा रहे होते हैं। तो वो अपनी गाड़ी से बाहर निकल के आता है, मरने का इतना ही शौक है तो मेरी गाड़ी के नीचे क्यों आ रहे हो, होटल में घुसने की हैसियत नहीं है, और बाहर फ़ोटो खिंचा रहे हैं लोअर क्लास कहीं के। सेम डायलॉग वो बोलता है। अब वो आदमी, वो मिडिल क्लास कपल कुछ नहीं कह पाते, वो अपने हस्बैंड को लेके अलग हो जाती है। उसने तो फिर भी अर्जुना ने अपनी दीपांजलि से कहा था कि हम गरीब बने ही क्यों। अब वो दूसरा डायलॉग मारता गाड़ी में गुस्से में बैठते हुए, कौन, अर्जुना। अभी तो होटल में जा रहा है ना वो, तो गाड़ी पार्क भी होगी, तो वो डायलॉग मारता आखिर भगवान ने गरीब बनाई क्यों है, ताकि एक दिन वो हमारे रास्ते में आ सके, हमारी खुशियों के बीच वो आके हमें तंग कर सके, हम मेहनत से पैसे कमाकर खुशियाँ भी ना देख सके। इन्हें कुछ ना कहें, घुटते रहे अंदर ही अंदर, जहर का कड़वा घुट पीकर, कि नहीं ये तो पुलिस में शिकायत कर देंगे, भीड़ इकट्ठी कर लेंगे, देखो अमीर ने हमें गाड़ी से टक्कर मारी, गरीब जो अमीरों की खुशी कभी देख ही नहीं सकते। एक सांस में, एक दो सांस में वो ये डायलॉग बोल देता है, उसका मूड ऑफ हो जाता है। पार्टी उसी ने दी है अपनी तरक्की की, अपने आईपीओ की, जो आईपीओ लिस्ट हो गया। अंदर जैसी जाता है ब्रोकर हाथ बात मिलाते हैं, वो कहते हैं कैसे, तो कहता है अरे वो बाहर गरीब, भाई इतना ही कह पाता है। सेक्रेटरी उसको खींच के ले जाती है और सारा सब उसको स्वागत करते हैं, मतलब कि वेलकम, बहुत आपने बढ़िया काम करा, इस तरह से उसका स्वागत होता है। फिर वहाँ पर फिर एक गाना आएगा, और मेरे ख्याल से शायद ये दोस्तों इसमें अब लास्ट गाना है, इसके बाद गाना है नहीं कोई भी, ये लास्ट गाना है। अब दोस्तों इसको कहते हैं बुल मार्केट। बुल मार्केट मतलब तेजी चल रही है, कुछ भी खरीद लो, गधा घोड़ा कुछ भी खरीद लो, सब कुछ 100 रुपये खरीदोगे, 100 रुपये की कोई चीज़ 150 हो गई।
2,000 की चीज़ खरीद लो 3,000 हो गई। इस तरह की एक बुल मार्केट चल रही होती है। तो सारे जो हैं हीरो से फिर एडवाइस लेते हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए। तो कहता है मैं तो खरीदा हूँ। वो पाँचों भी भर भर के खरीदते हैं खुद अपने पास। अब वो अमन और दोनों जने फिर आते हैं, सर आप ये क्या कर रहे हैं, आप फिर जो है माल भर भर के खरीद रहे हैं। तो कहता है भाई इस बार तो मैं 15% का मार्जिन रख के चल रहा हूँ, बाजार यदि 15% गिरा तो ही तो हमारे सारे पैसे ख़त्म होंगे, वरना थोड़ी। और पहले तो इवेंट था वहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव, अब कौन सा इवेंट है। कोई बात नहीं दोस्तों, इवेंट आ जाता अगले दिन ही, जब वो माल भर लेता यहाँ तक माल भर लेता। किसका? आम आदमियों के पैसे का। उसके बाद तो पैसे ख़त्म हो गए थे। आईपीओ के पैसे अभी नहीं लगाए हैं, क्योंकि आईपीओ के पैसे से तो उसको और ब्रांचेस खोलनी थी। तो दोस्तों इसको कहते हैं ब्लैक स्वान इवेंट, काला हंस, हंस ही कहेंगे, हंस, काला हंस कह दीजिए। काला हंस रेयरली कभी दिखता है। तो क्या होता है, अगले दिन सुबह को मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी के देशों में युद्ध हो जाता है, भयंकर युद्ध। अब बाजार गिर जाते हैं। अब वो फिर सुबह को उनकी इमरजेंसी मीटिंग होती है, भाई क्या करें, हीरो कहाँ पर आए, इस बार ज़्यादा कहाँ पर आए, क्योंकि पोजीशन और भी ज़्यादा है, क्या करूँ। वो अमन कहता है कि सर जो पोजीशन है पहले काट दो एक बार, बाद में देखेंगे, क्योंकि बाजार, विदेशी बाजार 15-15, 20-20% गिरे हुए हैं, हम तो अभी 10% ही गिरेंगे। तो वो उसको राइट देता है, तुझे जो करना है वो कर ले। और वो सोचने की उसकी बुद्धि खत्म हो चुकी है, ठीक है। और उन्होंने भी माल भर रखा है चारों ब्रोकरों ने। तो दोस्तों वो उसका माल काटता है 10% पे, काट ही रहा होता है। इतने में दूसरी न्यूज़ आती है उसी दिन कि इंडिया की जो केंद्र सरकार है उससे एक उसकी पार्टी ने समर्थन वापसी ले लिया, यानी सरकार गिर गई। मतलब एक तो कौन सी कहावत है वो नीम करेला वाली ना, कि एक तो जला और उस पर जो है नमक और कर दिया, कि एक तो अभी युद्ध हुआ और ऊपर से सरकार और गिर गई। दोस्तों सर्किट बाजार गिर जाता है एक ही दिन में 20%। सब पैसे ख़त्म, जो आम आदमी के हज़ारों करोड़ रुपए उसने लिए वो सारे पैसे उसके ख़त्म हो गए। वो सोचने की स्थिति में नहीं होता। और ब्रोकरों के यहाँ तो स्थिति इतनी ख़राब होती है, वो अपना तो सब कट ही जाता। वो जितने भी उनके क्लाइंट्स के पैसे होते हैं, उनके शेयर्स होते हैं, सब वो तो जीरो हो जाते हैं, बिल्कुल दोस्तों जीरो। अच्छा, इस बीच जब बाजार आधा गिरा हुआ होता है ना 10%, तो वो पूछता है कि एवरेज करें, कुछ और ख़रीदें। तो वो उसको मना कर देता है, अमन अर्जुना को, अपने सर को मना कर दे, सर और मत ना खरीदो। 20% गिरने पे वो उसके पास जाता है। वो तो सोचने की शक्ति में नहीं है, वो तो हिप्नोटाइज सा हो गया है। अब अगले 20 मिनट वो हिप्नोटाइज जैसा ही रहेगा, हिप्नोटाइज जैसा, उसको सुध ही नहीं है मैं करूँ क्या, शौक में है वो एक, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो अपने स्टाफ सारे डीलर को इकट्ठा करता है, ऑपरेटर को, खरीदो माल। जैसी बजाय 20% गिरता है, आईपीओ के पैसे पड़े होते हैं 5,000 करोड़, खरीदो इससे माल। इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं होगा। युद्ध भी एक दिन रुक जाएगा, सरकार फिर वापस आ जाएगी, बाजार फिर तेज जाएगा। सर को बचाना है, खरीदो माल। अब वो सर के पास वो जा रहा होता है दोस्तों, चारों ब्रोकर तो भाग जाते हैं, फ़ोन उनका स्विच ऑफ है, वो उठा नहीं रहे, हीरो का भी नहीं उठा रहे। तो दोस्तों कोई एक रिपोर्टर, ये न्यूज़ रिपोर्टर एक लीक कर देता है खबर कि अर्जुना के ब्रोकिंग ऑफिस में और उसके पार्टनर्स के ब्रोकिंग ऑफिस में सब कुछ ख़त्म हो गया है। कहीं से लीक हो जाती है बात। अब वहाँ पे कुछ नहीं बचा, आम आदमी का सारा पैसा डूब गया है। तो कल्पना करो सीन कैसा होगा कि कितनी हज़ार की पब्लिक, हेरा फेरी में तो जरा से 20-30 लोग थे, हमारे पैसे एक के दो करने के चक्कर में कहाँ गए। यहाँ तो कई हज़ार की पब्लिक वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, तोड़ फोड़ करना शुरू कर देती है। पुलिस आ जाती है, पुलिस आके एंड में पूछती है हाँ भाई क्या हुआ, तो बताते हैं कि सर रिस्की बिजनेस है, लॉस हो गया है, बाजार गिर गया है, लॉस हो गया है, रिस्क वाले बिजनेस में लोगों ने लगाया। कि लोगों को और गुस्सा आता है। अब दोस्तों 4 इंसिडेंट आएंगे यहाँ पे, 4 ऐसे इंसिडेंट की ब्रोकर अभी तो हिला नहीं है अर्जुना, अभी तो कुछ नहीं हुआ उसके साथ, अब हिलेगा। अब क्लाइमेक्स आ रहा है। क्या, वो जो ताजमहल वाला कपल था वो वहाँ पर आते हैं उसके पास, और वो एंट्री पे कहते हैं भाई वो आपके साहब ने अभी पार्टी दी थी, हम भी उस पार्टी में, तो उन्होंने बुलाया था, हम मिलने आए हैं। तो सबको लगता है, पैनिक में तो होते हैं, परेशान सब ऑफिस वाले, वो कहते हैं हाँ शायद जानते होंगे, तो वो चले जाते हैं। और वो वहाँ जाके मिसेज और वो लड़का, उसका हस्बैंड, उसकी ऐसी बेइज्जती करते हैं। स्टाफ भी वहीं होता है, तीनों असिस्टेंट, अमन जो है, सब वहीं होते हैं, ठीक है। और उसको ऐसी बात बोलते हैं कि बस उसकी, कहते हैं उसकी आरती उतार दी। और एंड में वो यही कहते हैं कि गरीब बाबूजी, यदि वो ताज का अमीर खाना हम गरीबों के बीच में आ जाने से अब तक हजम ना हुआ हो, तो उम्मीद है हमारी इस मुलाकात से वो हजम ज़रूर हो गया होगा। और वो चले जाते हैं। अब वो अमन और दोनों असिस्टेंट उसके पास जाते हैं, सर अब भी कुछ नहीं हुआ है, हम आपको बचा लेंगे। वो कहता है अब कुछ नहीं बचा, अब सब ख़त्म हो गया है। और वो ही हिप्नोटाइज सा होके वो जा रहा है। जैसे ही वो जा रहा होता है तो सीढ़ियों पे उसको एक बैगर मिलता है, भिखारी।
सीढ़ियाँ मतलब ग्राउंड फ्लोर ही है, 5-6 सीढ़ियाँ नहीं होती जैसे एंट्रेंस पे चढ़ने के लिए, वहाँ उसको एक भिखारी मिलता है। उसने भी वहाँ पर पैसे लगाए हुए होते हैं, और वो भिखारी बेगर कम छोटा सा थीफ होता है, बस में पॉकेट मार, भीख भी मांग लेता। वो भी इसके यहाँ पैसे लगा रहा था कि मेरे पैसे बढ़ जाएंगे। तो वो उससे पूछता है कि क्या साहब मेरे सारे पैसे डूब गए, सही है? वो कहता है हाँ ऐसा। तो वो कहता है, वो डायलॉग बोलता है कि मैं चोरी करता हूँ अपनी भूख के लिए, अपने बीवी बच्चों के पेट पालने के लिए, पर तुम तो चोरी करते हो लोगों की ज़िंदगी की, गाड़ी कमाई की, उनके सपनों की चोरी करते हो, सौदा करते हो लोगों की जानों का। तुमसे बड़ा चोर और भिखारी तो मैंने सारी बम्बई में नहीं देखा। भिखारी भी किसी से मांगते हुए 10-20 रुपए मांगता है, तुम तो लोगों की ज़िंदगी की सारी मेहनत मांग लेते हो। और वो इस तरह से उसको कुछ बातें बोल देता है जो उसकी गहराई तक उसको लग जाती हैं। क्योंकि इसने एक वर्ड बोला सौदा करते हो, तो मैंने इस फिल्म का नाम कभी सौदागर भी सोचा था, पर मुझे सौदागर अच्छा नहीं लगा, मुझे बाबूजी नाम ज़्यादा अच्छा लगा। साहब नाम भी मुझे अच्छा नहीं लगा, कमज़ोर लगा, तो मैंने बाबूजी नाम इसका फिल्म का रखा हुआ है। भीड़ वहाँ पर होती है, घेर लेती है दोस्तों उसको, और कुछ थोड़ा सा उसके साथ मिसहैंडलिंग होती है, धक्का मुक्की होती है, लेकिन गार्ड और ड्राइवर उसको बचा कर उसकी गाड़ी में उसको भेज देते हैं। और पीछे से आवाज़ आती है कि तुम चोर हो, हम सबका पैसा खा गए, हम गरीबों के पैसे लूट के खा गए, भगवान तुम्हें कभी सुख नहीं मिलेगा, कभी शांति नहीं मिलेगी। इस तरह से उसके चारों तरफ जो भीड़ है वो उसको एक दो जने ये बातें भी बोल देते हैं। ड्राइवर पूछता है साहब कहाँ ले चलूँ? तो कहता है घर ले चलो, अंदर से टूट चुका हूँ। अब जब वो दोस्तों घर आता है, तीसरी घटना होगी। पहली तो हुई वो ताजमहल के कपल वाले आए, फिर दूसरी घटना हुई वो उसको चोर कम बैगर मिला, तीसरी वो भीड़ भी आ गई, दूसरी मान लो, तीसरी अब उसको एक बैगर मिलता है और एक हैंडीकैप आदमी, गरीब बाबूजी। और वो वहाँ गाड़ी से उतर जाता है उसको देख के, गेट पे, अपने घर के गेट पर जिस बिल्डिंग में रहता है। बाबूजी सच सच बताओ क्या मेरे सारे पैसे डूब चुके हैं? तो वो उसको कहता है हाँ ये रिस्की बिजनेस है, ऐसा ऐसा हो चुका है। तो दोस्तों वो उसको श्राप दे देता है, ऐसा श्राप जैसे आपने महाभारत रामायण में देखा होगा ना, लोग अंदर की बद्दुआ से उसको श्राप देता है कि भगवान तुझे तेरे कर्मों का फल अवश्य देगा, तू भी कभी हम भिखारियों की तरह पैसे को तरसेगा, हमारी तरह सूखी रोटी खाएगा। इस तरह के वो उसको हमारी तरह ही सूखी रोटी खाएगा, इस तरह की बातें उसको वो, और श्राप दे देता है कि मैं अंदर की आत्मा से तुझे श्राप देता हूँ कि तू कभी भी नहीं पनपेगा, इस तरह से। अब वो तो जो पहले ही हिप्नोटाइज था, आंखें फटी हुई थी, वो तो दोस्तों और उसकी तो स्थिति ख़राब हो जाती है। और वो उससे कुछ कहे, ड्राइवर उसको अंदर बिठाता है। वो अंदर जब जा रहा होता है गाड़ी में घर की तरफ, तो कहता है गया मत ले चलो, दीपांजलि के पास ले चलो, आज मुझे उसकी याद आ रही है। अभी घटनाएं ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी तो घटना और भी हैं, कितनी घटना हो चुकी हैं देखो। अब वो एक नैरो रोड है, नैरो रोड मतलब एक कम चौड़ी रोड है, जैसे मुंबई में आपने कभी देखी होंगी किसी और फिल्म में, इस तरफ सब्जी वाले, इस तरफ सब्जी वाले, फल मार्केट है और उसमें उसकी लंबी गाड़ी जा रही है, तो वो उसको रास्ते में दिख जाती है दीपांजलि। तो गाड़ी से उतरता है और जैसे ही उसको ऐसे पकड़ रहा होता है तो वो नीचे झुकती है सब्जी वब्जी लेने के लिए, तो उसका हाथ कंधे पर न जाकर उसके पेट पे लग जाता है, यहाँ से वो उसको रब हो जाती है। रब मतलब जैसे ये पेट है, उसकी साड़ी पहनी हुई है तो पेट पे उसका हाथ लग जाता है। और अब कोई किसी लेडी के पेट पे इस तरह हाथ फेर दे, तो उसने तो गलती से फेरा, तो दीपांजलि बिना कुछ देके पीछे मुड़ती है और थड़ 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 4 थप्पड़ उसके गाल पे जड़ देती है, बहुत सन्नाटेदार। अब थप्पड़ तो मार देती है, लेकिन वो देख लेती है ये तो जो है अर्जुना है। भीड़ इकट्ठी जाती है उसे मारने के लिए, क्योंकि ये एक हमारे इंडिया में है कि आप बस ये कह दो ये चोर या इसने मुझे छेड़ा, पब्लिक भीड़ जो है उसको वहीं कुचल देगी। कहते हैं भीड़ का कोई भी प्रजातंत्र नहीं होता, उसका कोई कानून नहीं होता, भीड़ भीड़ होती है। भीड़ आ जाती है, वो कहती है नहीं नहीं इसको मारो मत ना, इसको मैंने ही मार दिया, यही सफिशिएंट है, आप लोग जाओ। भीड़ तब भी वहीं खड़ी रहती है। अब हीरोइन एक डायलॉग बोलती है, तुम्हें क्या लगता है अमीर किसी भी गरीब की इज्जत से खेल सकता है? बाबूजी 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 आप लोगों के लिए गरीबों की जान जरूर सस्ती हो सकती है, उनके पैसे सस्ते हो सकते हैं, उनकी भावनाओं से खेलना सस्ता हो सकता है, पर उनकी इज्जत सस्ती नहीं होती कि भरे बाजार में बिकने के लिए तैयार रहे। उनकी इज्जत उतनी ही कीमती है जितनी की गाड़ी में चलने वाली आलीशान बंगले में रहने वाली मेम साहब की। क्योंकि मुझे इस डायलॉग में मेम साहब भी लाना था, बाबूजी भी लाना था, और शायद किसी 5 स्टार होटल में नाचने वाली या दारू पीने वाली सेक्रेटरी से कहीं ज़्यादा उसकी इज्जत होती है, समझे? अब जाओ अपना ये मुँह लेकर और जीवन भर अफसोस करते रहना कि एक इज्जतदार खुददार औरत ने बीच सड़क उसकी इज्जत से खेलने के लिए 4 जोरदार थप्पड़ मारे थे मुँह पर, और मैं कुछ ना कर सका। जाओ यहाँ से। दोस्तों हिल गया ना? किसी के भी साथ इस तरह की एकदम घटनाएं होंगी एक दिन में, तो वो तो जीते जी मर जाएगा। वो कहेगा मेरी तो सांस चल रही है, वो तो ख़त्म। अब वो गाड़ी में बैठने की बजाय ड्राइवर उसको कहता है साहब आइए,
और वो गाड़ी का वो तो दरवाज़ा बंद कर देता है और वो हिप्नोटाइज सा बस सीधे सीधे चले जा रहा है। हिप्नोटाइज है नहीं, लेकिन शौक में, दुख में आंखों से आंसू बह रहे हैं और तेज तेज चल रहा है, तेज तेज गति से चलते जा रहा है, उस नैरो रोड पे चलते जा रहा है। गाड़ी वो पीछे ड्राइवर पीछे से साहब साहब गाड़ी में बैठिए, साहब गाड़ी में बैठिए, और वो सीधा सीधा चलता जा रहा है। दोस्तों वो जाता है सीधा सीधा पुलिस थाने और जाके कर देता है सरेंडर। और वहाँ पे वही पुलिस वाले होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो वहाँ पे ऑफिस में भी आ गए थे पूछने के लिए हाँ भाई क्या हुआ। वो वहाँ पर अपना सारा इकबालिया बयान दे देता है, चारों ब्रोकरों के खिलाफ दे देता है। और एसीपी फिर कहता है कि देख लो, आप जो ये सब बयान दे रहे हो इसके बाद आप बच नहीं पाओगे। तो कहता है कि जो कुछ मैंने किया मैं उसका पश्चाताप मुझसे ऐसे ही होगा। दोस्तों अब लास्ट के 2 सीन बच रहे हैं बस। कोर्ट में ट्रायल होता है, 5-6 मिनट का कोर्ट का सीन दिखाया जाना, क्योंकि वो सब कुछ सबूत सच बता चुका है। पूरी कोर्ट खचाखच भरी हुई है, किसी कहते हैं पैर रखने की भी जगह नहीं, क्योंकि आम आदमी के पैसे हैं। मीडिया वाले फैले पड़े हैं चारों तरफ। वह ताजमहल होटल का वो कपल भी है, वो भिखारी भी है, चोर, घर के बाहर शराब देने वाला आदमी भी है, पब्लिक भी है, और दीपांजलि भी है, और उसका बॉस भी है, वो सब है उसमें। तो वहाँ पर कोर्ट उसके स्टाफ को बुला के पूछती है कि क्या ये पैसे वापस आ सकते हैं। तो वो कहता है कि सर हमने इतनी बाइंग करी है कि 5-6 महीने में इससे ज़्यादा पैसे आ जाएंगे। तो हीरो बीच में टोकता है कटघरे में खड़ा हुआ कि साहब ये सर, ये जो जज साहब ये जो कह रहा है ना, ये सब सही कह रहा होगा, ये हमेशा सही कहता है, मैंने ही इसकी कभी नहीं मानी, ये आज इसकी राय मानता तो ये दिन मैं नहीं देखता, ये ठीक ही कह रहा होगा यदि कह रहा है। तो कोर्ट उसको उस फंड का वो बना देती है, क्या बोलेंगे उसको, एक तरह से उसके अंडर में कर देती है, कि रिटायर्ड जस्टिस के अंडर में, कि भाई तुम इसके हैंडल करोगे, मैनेजर तुम रहोगे सारे। और जितने भी बाकी चारों ब्रोकर होते हैं, इसकी भी फ्लैट वगैरह सारी प्रॉपर्टी अटैच करके बेच बाच के लोगों के पैसों के लिए दे दी जाती हैं। चारों पार्टनरों को तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलती है, लड़की को उनका साथ देने के लिए 14 साल की सज़ा मिलती है। अब आप कहेंगे लाइफ इम्प्रिजनमेंट 14 एक होते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट कायदे में मृत्यु तक होती है। और जो बाकी स्टाफ होता है उनको 10-10 साल की सज़ा होती है। इसके किसी स्टाफ को सज़ा नहीं होती, क्योंकि इन्होंने कोई गलत काम नहीं करा। इन्होंने गलत काम केवल ये करा कि इन्होंने अपने पैसे दूसरे को दे दिए मैनेज करने के लिए। तो इसको साथ देने के लिए कोर्ट का केवल 6 महीने की सज़ा होती है। अब दोस्तों जब कटघरे में हाथकड़ी बंधे हुए आ रहा होता है तो वहाँ लाइन से सब खड़े हुए होते हैं। ताजमहल वाला कपल मिलता है, उनसे हाथ जोड़ता है, वो भिखारी, वो चोर, सबसे वो मिलता है, वो इसी तरह चलता हुआ जा रहा है। और उनके मन में इसके लिए कोई अभी भी कोई वो नहीं है कि इसको हम माफ़ कर दें ना, अभी भी उनके मन में इसके प्रति गुस्सा है। लड़की मिलती है उससे गैलरी में हथकड़ी लगाए हुए, और वो माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारी बात नहीं मानी, आंखों से आंसू बह रहे हैं। और वो भी उससे थप्पड़ के लिए माफ़ी मांगती है। वो यही कहती है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, बस कुछ दिन के लिए भटक गए थे, वो थप्पड़ तुम्हें ज़रूरी था। वो कहता नहीं, वो थप्पड़ ज़रूरी था मुझे मेरी औकात, मेरी असलियत याद दिलाने के लिए, पुराना आदमी याद दिलाने के लिए। लेकिन दीपांजलि मैं चोर नहीं हूँ। क्या मैंने पैसे कमाए, मैंने ये रास्ता चुना पैसे कमाने के लिए, लेकिन मैंने कभी आम आदमी का बुरा नहीं चाहा। बस अनजाने में इस राह पे चलते हुए ऐसा हो गया। दीपांजलि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी तुम्हारे जैसी लड़की से मुलाकात होगी, कभी इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचूंगा, है ना। और उन्होंने श्राप दिया उसने मुझे, तो सही किया, शायद अब वो मुझे माफ़ कर सकेंगे। 6 महीने के जीवन का तो पता नहीं, पर मैं अगले जन्म में शराब लेकर नहीं जाना चाहता। इस तरह के देखो भारी भरकम डायलॉग चल रहे हैं दोस्तों। वो भी कुछ बात कहती है, वहाँ बॉस भी होता है, तो बॉस की तो हैबिट है कुछ अच्छा बोलने की, वो उसको सांत्वना देता है। अब बहुत छोटा सा सीन दिखाया जाएगा कि बाजार फिर तेज़ी में आता है। अमन सब कुछ मैनेज कर रहा है। 5,000 करोड़ रुपए जो उसने लगाए थे वो बढ़ के 7-8 हज़ार करोड़ हो जाते हैं। वो उन सबको बेचता है, लोगों के सबके पैसे, IPO के सबके पैसे वापस कर दिए जाते हैं। 6 महीने बीतते हैं, अभी सुनो, और 6 महीने बीतते हैं। लड़की उससे कह देती है मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। तो गेट पर वो लड़की इंतज़ार कर रही होती है उसका। अब अर्जुन जब वहाँ से निकल के आता है गेट में से, तो वो उससे एक ही बात कहता है दीपांजलि, तुमने कहा था ना कि हम नई ज़िंदगी 6 महीने बाद शुरू करेंगे। देखो मैं जैसे मुंबई आया था, जैसे मैं तुमसे ट्रेन में मिला था, उन्हीं कपड़ों में आज मैं तुम्हारे सामने फिर से खड़ा हूँ। है ना मज़ेदार डायलॉग। दोनों के बीच में फिर कोई इमोशनल डायलॉग होता है। अब वहाँ पर वो शराब वाला, जिसने एक बैगर होता है, उसने शराब दिया था, वो उसका शराब उसको वापसी ले लेता है कि तुम अगले जीवन में शराब लेकर नहीं जाना चाहते, तो मैं भी तुम्हें शराब
देकर अगले जन्म में नहीं जाना चाहता। चोर मिलता है वो, जिस चोर ने कहा था तुम चोरी करते हो लोगों के सपनों की उनके, तो कहता मैंने तुम्हारी वो कारण चोरी छोड़ दी, मैं नहीं चाहता किसी दिन मेरे बीवी बच्चे मुझे कटघरे में या हथकड़ी लगे हुए मुझे इस तरह से देखें, क्योंकि जैसे तुम्हारा इस काम बुरे काम का अंत हुआ, मेरे भी बुरे काम का अंत एक दिन नहीं तो ऐसे होगा। हमारे सबको पैसे मिल गए हैं, ताजमहल वाला कपल भी वहाँ पर आता, वो भी उसको माफ़ कर देते हैं, ठीक है। कुछ पब्लिक भी होती है जो उसकी गाड़ी के चारों तरफ होती है। अब वहाँ पे वो तीनों स्टाफ के आदमी आते हैं, वो उसको बताते हैं सर हमने सबके पैसे वापसी कर दें, और अब सर जॉब से इजाज़त दीजिए। सर जब तक पब्लिक के पैसे वापस नहीं देते और आपसे इजाज़त नहीं ले लेते, हम वापस कैसे जा सकते थे। यानी उन्होंने अपनी कितनी लॉयल्टी दिखाई, निष्ठा दिखाई उसके प्रति, हीरो के प्रति। खैर वो एक दूसरे को बेस्ट विशेस देते हैं और वो चले जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें नई ब्रोकरेज हाउस से जॉब मिल गई है, भाई ब्रोकरेज में ही काम करेंगे वो। लास्ट बस इतना सा बचा है दोस्तों। बॉस भी वहाँ आता है और वो उसको लाइफ के लिए गाइड करता है, और वो उससे एक ही बात कहता है कि तुमने पैसा ज़रूर खोया है, पर इस लड़की को मत खोना, ऐसी लड़कियाँ हर किसी को नहीं मिलती हैं। और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के, और वो कहता है कि आगे हमेशा अच्छे मार्ग पर चलना, बस यही मेरा आशीर्वाद है। लड़की दीपांजलि अर्जुना को उसी मंदिर में फिर ले जाती है, वहाँ वो आशीर्वाद लेते हैं, और अपनी सेविंग से, उसका तो सब कुछ ख़त्म हो गया, प्रॉपर्टी वगैरह सब अटैच कर दी, अपनी सेविंग से उसको पैसे देती है और पाव भाजी का बिजनेस खोलते हैं दोस्तों, ठीक है। वहीं मरीन ड्राइव पे कहीं भी, या ताजमहल होटल के आसपास है कहीं भी मुंबई में, छोटी सी दुकान खोलते हैं, ग्रेवी वगैरह वो बनाते हैं, 2 स्टाफ रखे हुए हैं, वो पाव वगैरह सेकते हैं और ये कैश काटने का काम करते हैं। उसके बाद उसी मंदिर में जाके शादी करते हैं, 2 ट्विंस हो जाते हैं उनके साथ में। भगवान एक बार में कहता, भगवान ने तो एक बार में छप्पड़ फाड़ के दिया, जब भी मुझे देता वो भगवान ऊपर वाला ऐसे ही देता, एक लड़का एक लड़की ट्विंस करके दे दिए। धीरे धीरे दोस्तों उसका काम बढ़ता जाता है, एक दुकान से कई दुकानें हो जाती हैं, और वो जो तीनों असिस्टेंट थे वो भी अपनी जॉब छोड़ के बोले सर जॉब तो बहुत करी, आपके जैसा कोई नहीं मिला, आपकी इस जर्नी में हम भी आपका साथ देने के लिए आए। तो वो तीनों भी उसके साथ आ जाते हैं, 100 दुकानें हो जाती हैं, ग्रुप फ़ोटो दिखाया जाएगा, हस्बैंड वाइफ बाकी सब ग्रुप का फ़ोटो जैसे दिखाते ना अमीर लोग, बिलियनर्स का फ़ोटो होता है खट। और लास्ट का सीन, एक के हाथ में लड़का गोद में, एक के हाथ में लड़की, बेल बजाते हुए मंदिर में जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। पंडित जी एक लड़के को माला पहनाते हैं, एक माला लड़की को पहनाते हैं, बच्चों को, और वो वहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी के मूर्ति के आगे फैमिली फ़ोटो खिंचाते हैं, और फिर एंड देयर हैप्पी जर्नी कंटिन्यूज़। दोस्तों फिल्म लंबी हो गई, लेकिन मज़ा बहुत आया सुनाने में, बहुत सारी चीज़ मैंने छोड़ दी बीच में। उम्मीद है आपको भी फिल्म पसंद आएगी, और हो सके तो अपने कमेंट्स कर देना। आपको पता है कि बम्बई जाना मेरे लिए संभव नहीं है किसी भी हालत में, 10 साल पहले लिखी थी ये सब कहानियाँ, ये वाली तो 2016 में लिखी थी, तो संभव नहीं है वहाँ पर जाना। आपके कमेंट्स मिलेंगे तो उससे मेरा पेट भर जाएगा, पहले भी मैंने ये बताया था। कमेंट जरूर कीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैं इसको प्रमोट नहीं कर पाता हूँ, बस यूट्यूब पर डाल दूँगा। अगली फ़िल्म जल्दी ही लाऊँगा। अच्छा अगली फ़िल्म दोस्तों इतना मज़ा आएगा, फ़िल्म का नाम है आनंद ब्रैकेट में दादाजी, पहले दादाजी रखा था, अब ना उसका नाम है आनंद। इतना आनंद आएगा दोस्तों आपको। आनंद कौन सा, खुशी वाला नहीं, उसका नाम आनंद है। आनंद आ जाएगा दोस्तों। आप कहेंगे हम आपके कौन के बाद यदि कोई फिल्म सुनने को मिल रही है तो ये आ रही है। मैं कोशिश करूँगा 7-8 दिन में उसको अपलोड करने की। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्ते।